हेलो चैंपियंस। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, जहां हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के करने वाले हैं सोल्यूशन, ताकि आपने एक्सरसाइज सॉल्व करते समय आपने जो आंसर लिखा वो आंसर सही है या गलत है, इसको क्रॉस चेक करने का आपको एक आइडिया मिल जाएगा अगर आप ये इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखते हो। चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में पूछा था कि द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो यहाँ कीवर्ड क्या है, कीवर्ड को अंडरलाइन करो कि हम ह्यूमन आई के जो लेंस होता है उसके फोकल लेंथ को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम पास के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, तो इस फिनोमिना को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में बी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा एकोमोडेशन। प्रेस बायोपिया गलत ऑप्शन है, नियर साइटेडनेस भी गलत ऑप्शन है, फार साइटेडनेस भी गलत ऑप्शन है। इट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेट करने की यानी एडजस्ट करने की। किसे एडजस्ट करने की, ह्यूमन आई के लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के फिनोमिना को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी इमेज हमारी आंखों में कहाँ बनती है, तो इमेज बनती है एक ऐसे स्क्रीन पर, इसे हम कहते हैं रेटिना। क्या होगा आंसर, रेटिना। और जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रेटिना पे जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। थर्ड क्वेश्चन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो भी हमारा लीस्ट डिस्टेंस होता है डिस्टिंक्ट विजन का वो कितना होता है, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि हम अपने आंखों के लेंस का फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, उसे घटा भी सकते हैं, उसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन घटाने की एक लिमिट है, एक सीमा है। एक लिमिट से ज़्यादा फोकल लेंथ को हम कम नहीं कर सकते। तो वो जो मिनिमम लिमिट है ना, जितना फोकल लेंथ होगा उतने डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे। अब आंखों का जो लेंस है उसका मिनिमम फोकल लेंथ कितना हो सकता है, 25 सेंटीमीटर। यानी आंखों से 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, 25 से कम पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। यानी कम से कम ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से कितना दूर हो कि वो दिखाई दे, वो होता है 25 सेंटीमीटर। उसी को कहते हैं नियर पॉइंट, उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। तो फिर आंसर क्या होगा, फिर आंसर होगा आपका 25 सेंटीमीटर। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। अब ये हम जानते हैं कि आंखों के लेंस का फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये करता कौन है, किसके वजह से, किसके एक्शन के वजह से फोकल लेंथ में चेंजेस होते हैं। तो ये काम है सिलेरी मसल्स का। सिलेरी मसल्स क्योंकि मसल्स हैं तो ये रिलैक्स करती हैं और कभी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कभी रिलैक्स कभी कॉन्ट्रैक्ट। और रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो फोकल लेंथ है, किसका, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, वो क्या होता है, चेंज होता है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो आंसर है किसके एक्शन के वजह से फोकल लेंथ बदलता है, सिलेरी मसल्स के एक्शन के, सिलेरी मसल्स के रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से लेंस का फोकल लेंथ कम ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए उसे इतने पावर का चश्मा पहनना पड़ता है और
फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स ए लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। और पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए उसे इतने पावर का लेंस चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन। ठीक है, तो फोकल लेंथ हम कैसे पता लगाएंगे? तो फोकल लेंथ का पता लगाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में फॉर्मूला ये नहीं होता, एक्चुअल में तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो जब हम पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ लिख सकते हैं, तो हम एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से तो पैदा हुआ है कि नहीं? जी हाँ सर। ठीक है, अब क्योंकि ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से पैदा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में लेंस का पावर दिया है ना, तो लेंस का पावर डायोप्टर में रखोगे, फोकल लेंथ मीटर में आ जाएगा, और फिर चाहो तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो। ठीक है, तो पहले मुझे डिस्टेंट विजन के लिए, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए मुझे लेंस का फोकल लेंथ निकालना है। तो फिर डिस्टेंट विजन के लिए आपके पास पावर कितना है, तो हम पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो डिस्टेंट विजन के लिए जो फोकल लेंथ होगा किसका, लेंस का, वो क्या होगा, फोकल लेंथ इक्वल टू 1 अपॉन पावर, और डिस्टेंट विजन के लिए पावर कितना है, -5.5, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 5.5 डायोप्टर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ये हो गया -10 अपॉन 55 डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर नीचे होगा, और इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 11 जा, तो फोकल लेंथ हो गया आपका कितना, -2 अपॉन 11 मीटर, क्योंकि 1 अपॉन डायोप्टर होता है मीटर के बराबर। ठीक है, अब इसे मैं सेंटीमीटर में बदल सकता हूँ, कैसे बदलेंगे, तो इंटू 100 कर देंगे, तो -2 अपॉन 11 इंटू 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर फोकल लेंथ अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा -200 अपॉन 11 सेंटीमीटर, और 200 को 11 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 1, 11 8 जा 88, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 18.18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंट विजन के लिए जो लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, सेंटीमीटर में देखें तो इतना होना चाहिए, ये डिस्टेंट विजन के लिए। लेकिन फिर नियर विजन के लिए लेंस का पावर, जो लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, तो ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि नियर विजन के लिए आप जो लेंस यूज कर रहे हो उसका फोकल लेंथ निकालो। तो नियर विजन के लिए जो लेंस है उसका पावर दिया था, तो पावर से क्या निकाल लेंगे, पावर से फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो फिर यही फॉर्मूला एक बार और लगाना होगा, तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ इक्वल टू 1 अपॉन पावर। अब यहाँ पहले केस में पावर माइनस में था तो यहाँ माइनस लगाए, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लगाए, सेकंड केस में पावर प्लस में है तो प्लस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका +1 अपॉन 1.5 डायोप्टर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, प्लस ये ऊपर हो जाएगा 10 अपॉन 15 मीटर, फोकल लेंथ हो जाएगा आपका कितना, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, प्लस 2/3 मीटर। ठीक है, और इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये हो जाएगा +200 अपॉन 3 सेंटीमीटर, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 3 6 जा 18, 20 3 6 जा 18, ये हो जाएगा +66.66 सेंटीमीटर। ये आपका नियर विजन के लिए लेंस का फोकल लेंथ आ गया। तो पहला दूसरा पार्ट हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको
सॉल्व करना है। अगर पावर दिया हो तो फोकल लेंथ निकाल लोगे, फोकल लेंथ दिया हो तो पावर निकाल लोगे। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप पावर निकाल रहे हो तो फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, और पावर से फोकल लेंथ निकालोगे तो फोकल लेंथ मीटर में निकलेगा। जैसे यहाँ मीटर में निकला फोकल लेंथ, हमने बाद में उसे सेंटीमीटर में बदला। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन। मायोपी एक ऐसा पर्सन जिसे मायोपिया है, उसका फार पॉइंट कितना है, 80 सेंटीमीटर पे, उसके आंखों के सामने। तो व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो मायोपिया की प्रॉब्लम को सही करने के लिए उसे कितने पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा और उस लेंस का नेचर कैसा होगा। तो नॉर्मल आंखों की अगर बात करें तो नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट फार पॉइंट कहाँ होता है, इन्फिनिटी। और मायोपिक पर्सन का वो फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पे होना चाहिए वो अब कहाँ आ गया है, आंखों से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो मायोपिया का अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो देखो सिंपल सी चीज है, कैसे सॉल्व करना है। तो आपको पावर ऑफ लेंस निकालना है। पावर कैसे पता चलेगी, जब आपको फोकल लेंथ पता चलेगा। फोकल लेंथ पता लगाने के लिए आपको पता है कि मेरे पास लेंस फॉर्मूला है। तो अगर मुझे लेंस फॉर्मूले में u और v की वैल्यू मिल जाए तो मैं फोकल लेंथ निकाल लूँगा। तो आपको v और u चाहिए, u v से फोकल लेंथ निकल जाएगा, लेंस फॉर्मूले का यूज़ करके फोकल लेंथ से पावर निकल जाएगा। ठीक है। अब मायोपिया का जब भी केस होता है तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यानी u, वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी लेते हैं। यानी इन्फिनिटी क्या है, नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट, और यही बन जाता है मायोपिया के केस में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस में इन्फिनिटी। और जो मायोपिक आंखों का जो फार पॉइंट होता है, देखो मैंने क्या बोला था, नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट वो ऑब्जेक्ट, और मायोपिक आंखों का जो फार पॉइंट है वो इमेज की डिस्टेंस हो जाता है। तो इमेज की डिस्टेंस यानी v कितना हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो कैसे निकालेंगे, तो ये लेंस का क्वेश्चन है तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिख दो बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला। मैंने लिखा नहीं लेकिन आपको लिखना होगा, एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, लेंस ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है। तो 1/v कितना हो जाएगा, -1/80 माइनस u कितना हो जाएगा, -1/∞ हो जाएगा 1/f। अब 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर, क्योंकि किसी भी वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दो पूरी वैल्यू 0 अंडा। तो बचा क्या, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा -1/80 = 1/f। तो फिर f कितना आया, तो f कहोगे, f आया -80 सेंटीमीटर, f = -80 सेंटीमीटर। ठीक है। तो फोकल लेंथ आ गया। अब पावर कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, यही मैं बोल रहा था। तो -80 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा, तो 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 मीटर, है ना। अब पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ। 1/4 फोकल लेंथ कितना, 0.8, और माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये डेसिमल हटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, -10/8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है। तो पावर आपका आ गया कितना, -5/4 डायप्टर, और चाहो तो इसे डेसिमल में बदल लो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1.25। क्लियर। तो ये आ गया आपका लेंस का पावर। यानी ऐसा पर्सन जिसे मायोपिया है और उस मायोपिक पर्सन का जो फार पॉइंट है वो 80 सेंटीमीटर पे है, उसे इतने पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा। तो हमने क्वेश्चन में लेंस का पावर तो निकाल लिया, अब हमको लेंस का नेचर भी बताना है। तो लेंस का पावर हमारा माइनस में आया कि प्लस में, तो देखो यहाँ माइनस में आया है, तो माइनस से क्या पता चला कि लेंस कैसा है। अरे किस लेंस का पावर माइनस में होता है,
उसी लेंस का जिसका फोकल लेंथ माइनस में होगा, और फोकल लेंथ माइनस किसका होता है, कॉनकेव लेंस का, तो पावर भी माइनस में आएगी किसकी, कॉनकेव लेंस की। तो ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है बताइए, डाइवर्जिंग होता है ना। तो ये आपका आंसर हो गया कि लेंस इज कॉनकेव hence its nature is diverging। तो कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होगा, डाइवर्जिंग। तो लेंस का पावर -5/4 डायप्टर और लेंस का नेचर डाइवर्जिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, यानी हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट करते हैं ये डायग्राम बनाकर आप बताइए। और फिर नियर पॉइंट अगर हाइपरमेट्रोपिया का 1 मीटर है किसी पर्सन का, तो वो कितने पावर का लेंस यूज करे ताकि उसकी ये हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत खत्म हो जाए। ठीक है, और एज्यूम ये करना है कि नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो इसे एज्यूम क्या करना है, ये तो एक्चुअली में होता ही है। तो अब आप बताइए हाइपरमेट्रोपिया में दूर का नहीं दिखता कि पास का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं, पास का नहीं दिखाई देता। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ठीक करने के लिए एक्चुअली होता क्या है, हाइपरमेट्रोपिया में पास के ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि जब आप पास के ऑब्जेक्ट्स देखते हो, जैसे आप अखबार पढ़ रहे हो तो अखबार पास का है, आप कोई बटन दबा रहे हो तो बटन पास में है, आप हाथ में पेन पकड़े हो, है ना, तो आसपास के ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं दिखते, क्योंकि जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है। तो इमेज को रेटिना पे बनाने के लिए लाइट को और कन्वर्ज करना पड़ेगा, और कन्वर्ज करने का काम करेगा कौन, कॉन्वेक्स लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो उसी का जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी वाला बनाना पड़ेगा, और ये रहा वो डायग्राम। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही थी, पीछे। हमने आँखों के ऊपर, ये हमारी आँख, आँखों के ऊपर जो चश्मा पहना, उस चश्मे में कौन सी लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ध्यान से देखो, ये आँखों का लेंस और ये चश्मे का लेंस। तो चश्मे का लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स। तो इस चश्मे को, लेंस को पहनने से जो इमेज पीछे बन रही थी वो उठकर आकर कहाँ बनने लगी, रेटिना पे, और अब आपको इमेज दिखाई देने लगेगी। तो ये करेक्शन वाला डायग्राम है, करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिया, और ये एनसीईआरटी में है। और जब भी मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन वाला डायग्राम आएगा तो आपको एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही बनाना है। तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिस करके नहीं जाते, तब ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि अगर उस हाइपरमेट्रोपिया है किसी को जिसका नियर पॉइंट 1 मीटर है, तो वो कितने पावर का चश्मा पहने, लेंस पहने। तो अब देखो, मायोपिया के केस में पिछला क्वेश्चन याद करो, मायोपिया के केस में नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट, क्योंकि मायोपिया में फार पॉइंट नजदीक आता है, फार पॉइंट चेंज हो जाता है, तो यहां फार पॉइंट ले रहे हैं, ये नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट और ये मायोपिक आंखों का फार पॉइंट। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में फार पॉइंट नहीं, नियर पॉइंट चेंज होता है, तो यहां नियर पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे, नियर पॉइंट। ठीक है, तो यहां ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या लेंगे, नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट, तो वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और इमेज की डिस्टेंस क्या लेंगे, हाइपरमेट्रोपिक आंखों का नियर पॉइंट, और वो क्वेश्चन में दिया है कितना, 1 मीटर। तो 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, हाँ, तो ये माइनस में 100 सेंटीमीटर, माइनस इसलिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ले रहे हैं। ठीक है, तो u और v पता चल गया, तो f निकल जाएगा कैसे, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/v कितना है, ये है आपका -100 हो जाएगा, और ये माइनस और u माइनस में है, 1/25 1/f। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -1/100, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/25 इक्वल टू
-1/100 + 1/25 इक्वल टू 1/f। ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 25 और 100 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? ठीक है, 2 2 = 4, 5 4 = 20 और 25 = 100, तो ये आ जाएगा 100। तो 1 जा 1 × -1 प्लस 25 4 जा 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 1/f। तो ये हो गया प्लस 3/100। फोकल लेंथ हो गया आपका प्लस 100/3। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना हो गया? प्लस 100/3, लेकिन ये किस में? सेंटीमीटर। ठीक है, अगर अब पावर ऑफ लेंस निकालनी है तो लेंस निकालने के लिए फोकल लेंथ किस में होना चाहिए? मीटर में। तो इसे मीटर में बदलो। मीटर में कैसे बदलेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसे 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 100 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1/3 मीटर। ठीक है, क्लियर। अब आप ये बताओ, हट गया क्या सब? फिर से सॉल्व करना होगा। 1 मिनट, फिर से सॉल्व कर लेते हैं, सब हट गया है। ठीक है, क्या बोला था मैंने ये बोला था कि u हो जाएगा आपका कितना? नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट, और इमेज की डिस्टेंस हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिक आंखों का नियर पॉइंट। तो वो 1 मीटर था, 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। तो 100 सेंटीमीटर क्यों लिखा? क्योंकि ये भी तो सेंटीमीटर में था, तो मैं सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर ही तो प्लस माइनस कर सकता हूँ। अब लगा दूंगा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/100 माइनस ये माइनस, ठीक है, -1/100 प्लस 1/25, ये हो जाएगा 100, ये -1 + 4 इक्वल टू 1/f, ये हो जाएगा प्लस 3/100 इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो f हो जाएगा आपका प्लस 100/3 सेंटीमीटर। मीटर में करना होगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा प्लस 1/3 मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। फोकल लेंथ से अब पावर निकाल लेते हैं। पावर इक्वल टू 1/f, 1/f। f कितना है? f है प्लस 1/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो पावर हो जाएगा प्लस 3 डायप्टर। ये आपके इस क्वेश्चन का आ गया क्या? आंसर। तो इतने पावर का अगर लेंस यूज करेगा वो पर्सन जिसका हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट 1 मीटर है, तो उसे आसपास की चीजें दिखाई देने लगेंगी। तो ये रहा डायग्राम और ये रहा क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ लेंस हमने निकाल लिया। व्हाई इज ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। हम बार बार ये कह रहे हैं ना कि आंखों का नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो यानी ऑब्जेक्ट 25 आंखों से 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी पर रखी होगी तो दिखाई देंगी, लेकिन ऑब्जेक्ट आंखों से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी होगी, यानी 24, 22.5, 15, 12.5, यानी 25 से कम पे ऑब्जेक्ट होगा तो वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों का जो फोकल लेंथ है, लेंस का, ह्यूमन आई के लेंस का जो फोकल लेंथ है वो मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम उसकी लिमिट है 25 सेंटीमीटर, उससे कम फोकल लेंथ रिड्यूस नहीं हो सकता। तो जब फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर से कम रिड्यूस नहीं हो सकता तो फिर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखे ऑब्जेक्ट्स भी कैसे दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। यही रीजन है ना। We cannot see the objects closer than 25 centimeter because ciliary muscles are unable to contract after a certain limit. एक लिमिट से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती सिलरी मसल्स, और इसीलिए आंखों के लेंस का जो फोकल लेंथ है
वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकता, और इसीलिए 25 सेंटीमीटर से कम ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते। ठीक है, यही इसका रीज़न है। क्लियर? चलो, तो इसीलिए याद रखना है कि हमारी जो आँखों की मिनिमम लिमिट है 25 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी है, मतलब मैक्सिमम चाहे जितना। इसीलिए तारे दिखते हैं, चांद दिखता है, सूरज दिखता है, वो तो बहुत दूरी पर है, और इतनी दूरी पर है कि उस दूरी को इन्फिनाइट कह सकते हैं। यानी हम बहुत दूर का भी देख सकते हैं और बहुत पास, लेकिन बहुत पास मतलब कितना? 25 तक, उससे कम सेंटीमीटर पर नहीं दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, क्लियरली नहीं दिखाई देगा। ठीक है, वॉट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। मान लो ये आपकी आंखें हैं और आंखों के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को आंखों से दूर ले जाओ तो जो इमेज बन रही है, इमेज की जो डिस्टेंस है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इमेज की डिस्टेंस का मतलब क्या है? इमेज की डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो लेंस है, लेंस से और रेटिना पे जो इमेज बन रहा है उसकी बीच की डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट चाहे दूर जाए चाहे पास जाए, लेंस और जो इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पे, उसके बीच की दूरी तो फिक्स रहेगी, चाहे आप दूर का ऑब्जेक्ट देखो चाहे पास का देखो। अगर आपकी आंखें नॉर्मल है तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? रेटिना पर, तभी तो दिखाई देगी। और अगर इमेज दूर के ऑब्जेक्ट की भी रेटिना पे बन रही है, पास के ऑब्जेक्ट्स की भी इमेज रेटिना पे बन रही है, इसका मतलब कि इमेज की डिस्टेंस तो फिक्स है, वो कहाँ चेंज हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को आंखों से दूर ले जाते हो तो इमेज की डिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इमेज की डिस्टेंस वही की वही रहेगी। देखो, ऑब्जेक्ट पास था तो भी इमेज कहाँ बन रही थी? रेटिना पे। ऑब्जेक्ट दूर चला गया तो भी इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना पे। तो ये जो इमेज की डिस्टेंस है, ये जो इमेज की डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, लेंस से लेकर रेटिना, ये डिस्टेंस सेम ही तो है। तो इसका मतलब लेंथ, इमेज की डिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन द इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बदल दो लेकिन इमेज हमेशा रेटिना पे बनेगी, तो इमेज की डिस्टेंस हमेशा वही रहेगी अगर आपकी आंखें नॉर्मल है तो। ठीक है, चलो, वाई डू स्टार ट्विंकल। अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो एक पहला काम ये करो कि ये एनसीईआरटी का डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम इसीलिए है, तो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये डायग्राम क्या बता रहा है? डायग्राम ये बता रहा है कि ये है तारा, ये है तारे की एक्चुअल पोजीशन, लेकिन तारे से जो लाइट आ रही है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ये लड़का जो है, जो तारे को देख रहा है, ये धरती पे खड़ा है ना, तो धरती के ऊपर हवा की लेयर है, बहुत सारी लेयर है ना। और जैसे जैसे लाइट अर्थ में एंटर करेगी तो अर्थ का नीचे, जितना नीचे जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना इंक्रीज हो रहा है। ये एरो क्या बता रहा है? ये एरो इस बात को बता रहा है कि लाइट जितना अर्थ के करीब जाती जाएगी, लेयर का, हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना बढ़ता जाएगा। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब मीडियम डेंसर हो रहा है, तो जो लाइट है वो उतना ज़्यादा नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंड होगी। तो जो लाइट सीधी जा रही थी वो मुड़ने लगेगी, देखो, और मुड़ेगी और मुड़ेगी। ठीक है, तो जब आंखों में एंटर करेगी तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं और से आ रही है, तो वो जहां से आती हुई दिखाई देगी वहां क्या बन रहा है? स्टार का इमेज बन रहा है, और वो स्टार की जो इमेज है वो स्टार का एपरेंट पोजीशन हो गया। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? अब जरूरी नहीं कि हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक जैसा रहे हमेशा। हवा का जो डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लगातार बदलता रहता है। ठीक है, तो इस स्टार से जो लाइट आ रही है, जो हमारी अमाउंट ऑफ लाइट आंखों में एंटर कर रही है, वो भी तो बदलेगी। कभी ज्यादा लाइट एंटर करेगी, कभी कम लाइट एंटर करेगी।
तो ऐसा लगेगा कि कभी तारा डिम हो गया, कभी ज़्यादा ब्राइटर हो गया, डिम ब्राइटर डिम ब्राइटर। तो यही होता है ट्विंकलिंग इफेक्ट। समझ में आया? तो हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बदलने के कारण, बार बार बदलने के कारण, जो अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आंखों में आ रही है स्टार से, वो फ्लक्चुएट होती है, ठीक है, और वो स्टेशन हमेशा बदलती रहती है। तो कभी तारा हमको ज़्यादा ब्राइटर दिख रहा है, कभी डिम दिख रहा है, और इस वजह से जो तारा है वो टिमटिमाता हुआ दिखता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कभी ब्राइटर दिख रहा है, कभी फेंटर, इसीलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट पैदा होता है और इसीलिए तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। अब अगला क्वेश्चन ये है कि तारे टिमटिमाते हैं लेकिन प्लैनेट आपको टिमटिमाते हुए नहीं दिखते, क्यों? तो इसलिए कि पहली बात तो प्लैनेट अर्थ के करीब है, और प्लैनेट अर्थ के करीब है तो एक प्लैनेट को बहुत सारे लाइट सोर्स का कॉम्बिनेशन मान सकते हो। जैसे ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट में बहुत सारे छोटे छोटे लाइट के सोर्स हैं, और इन सभी सोर्स से क्या आ रही है? लाइट आ रही है, और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, और अर्थ का एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो होता क्या है कि मान लो हम ये दो सोर्स ले लेते हैं, सोर्स 1, सोर्स 2, क्लियर? तो सोर्स 1 के वजह से जितनी लाइट हमारे आंखों के अंदर पड़ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, सोर्स 2 के कारण उतनी ही लाइट नीचे से ऊपर की तरफ पड़ रही है। जैसे कुछ लाइट ऐसे पड़ रही है, कुछ लाइट ऐसे पड़ रही है, तो दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जा रहा है ना? तो ऐसा लग रहा है कि अर्थ टिमटिमा नहीं रहा, क्योंकि हर पॉइंट सोर्स एक दूसरे के ट्विंकलिंग के इफेक्ट को, है ना, कैंसिल कर दे रहे हैं। यानी अपने आप में ये तो ट्विंकल हो रहे हैं, लेकिन इसकी ट्विंकलिंग का असर ये कैंसिल कर दे रहा है, इसकी ट्विंकलिंग का असर ये कैंसिल कर दे रहा है। तो कुल मिलाकर एट द एंड प्लैनेट ऐसा है कि वो उसका जो लाइट है वो फिक्स नजर आ रहा है, उसकी लाइट में वेरिएशन नहीं हो रहा। ठीक है, और यही आपको लिखना है। बात समझ में आ गई? क्लियर? द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ and thus are seen as an extended sources. If we consider planet as a collection of large number of point sources of light, अगर हम planet को छोटे छोटे लाइट सोर्स का कलेक्शन, कॉम्बिनेशन माने, तो द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट, तो अमाउंट ऑफ लाइट में जो वेरिएशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा? वो एवरेज आउट टू जीरो। The amount of light entering our eye from all the individual point size sources will average out to zero. यानी हर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अपने अमाउंट ऑफ लाइट में जो हो रहे वेरिएशन को कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, तो टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई फ्रॉम ऑल द पॉइंट सोर्सेज विल एवरेज आउट टू जीरो, देयर बाय नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। इसीलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट को खत्म कर देता है। ठीक है, चलिए फिर आता है वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। धरती से आसमान को देखोगे नीला दिखाई देगा, लेकिन आपको एस्ट्रोनॉट बनाकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाए तो आपको अंतरिक्ष काला नजर आएगा। क्यों? अरे धरती पर लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, और सबसे ज्यादा कौन स्कैटर होता है? ब्लू कलर। कौन स्कैटर कर रहा है? हवा में जो पार्टिकल्स हैं, धूल के, मॉलिक्यूल्स के, पानी के, ये लाइट को स्कैटर करते हैं, बिखर जाते हैं, है ना? तो जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट आई तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, ये मान लो पार्टिकल है, धूल का है, डस्ट का है, तो लाइट इनसे टकराकर क्या हो जाती है? लाइट इससे टकराकर बिखर जाती है, लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। सबसे ज़्यादा कौन स्कैटर होता है? ब्लू कलर। तो लाइट को स्कैटर कौन किया? पार्टिकल्स ने। जब आप एटमॉस्फेयर में जाओ, मतलब यूनिवर्स में जाओगे, तो यूनिवर्स में कहाँ एटमॉस्फेयर है? एटमॉस्फेयर तो धरती से कुछ किलोमीटर ऊपर तक है, इसके बाद तो एटमॉस्फेयर गायब। तो जब एटमॉस्फेयर नहीं तो पार्टिकल्स नहीं, पार्टिकल्स नहीं तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, और लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो ब्लू कलर नहीं बिखरेगा। तो फिर कौन सा कलर? जब कोई कलर बिखर ही नहीं रहा है तो हर जगह काला नजर आएगा।
इसीलिए अंतरिक्ष काला नजर आता है। कभी आपने ध्यान से देखा हो, ये देखो अंतरिक्ष काला नजर आता है, क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में पार्टिकल्स नहीं है जो लाइट को स्कैटर कर सके, और वही आपको लिखना है। इफ देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टू रीच अवर आईज, द स्काई अपीयर्स टू बी डार्क। तो लाइट को स्कैटर कौन करते हैं? पार्टिकल्स। जहां पार्टिकल्स होंगे लाइट स्कैटर होगा। और धरती पे बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर होता है? ब्लू कलर। और ब्लू कलर ज्यादा बिखरता है तो हमारी आंखों में आता है, और हमारी आंखों में भाई जो कलर बिखरेगा, मतलब मान लो कि यहाँ जमीन पे 100 लोग खड़े हैं और मैं सबसे ज्यादा कौन सा रंग फैला दूं? ब्लू कलर, तो आपको ब्लू कलर ज्यादा नजर आएगा। तो वही होता है। लेकिन जब कलर स्कैटर ही नहीं हो रहा, पार्टिकल्स हैं ही नहीं, तो हर जगह काला काला नजर आएगा। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस हिसाब से हमने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए सॉल्व। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में हर क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और स्कूल मतलब एग्जाम में क्या लिखना है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सोल्यूशन में और नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए अड्डा 24/7 फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच।